हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस की हिंदी व्याकरण का लेसन 3 जिसका नाम है शब्द विचार। आज के इस लेसन में हम शब्दों के बारे में बात करेंगे। शब्द किसको कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार और किन आधारों पर किया गया है। तो बच्चों, शब्द किसको कहते हैं? शब्द जो होते हैं वो वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं, अक्षरों से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन अक्षरों से मिलकर तो निरर्थक मतलब ऐसे शब्द भी बन सकते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उनको हम शब्द नहीं कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह जो कि एक सार्थक अर्थ दे, उसको हम शब्द कहते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। दो या दो से अधिक वर्णों या फिर ध्वनियों या फिर अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसको? जब दो या दो से अधिक वर्ण एक समूह में रखे जाते हैं और वह एक सार्थक मतलब एक सार्थक समूह देते हैं, सार्थक ध्वनि देते हैं हमें, तो हम उसको शब्द कहते हैं। जिनसे एक कोई अर्थ निकलता हो, एक ऐसा शब्द बन जाए, तो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे दीमक, रोहित, पुस्तक, मुंबई आदि। तो इनमें जो वर्ण यूज़ किए गए हैं, अक्षर यूज़ किए गए हैं, वो एक अर्थ देते हैं हमें, इसलिए ये सभी शब्द हैं। शब्दों की क्या विशेषताएं होती हैं? वर्णों के परस्पर संयोग से सभी शब्द बनते हैं। जो शब्द होते हैं वो वर्णों के परस्पर संयोग से ही बनते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, मतलब वर्णों से मिलाकर तो शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलाकर के वाक्य बनते हैं। सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है और जो शब्द होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अगर वर्णों का ऐसा मेल जिनसे कोई अर्थ ना निकले तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई है, कैम, मैं, ले, कमल। तो ये अक्षर यूज किए गए हैं, इनसे एक शब्द बना कमल। शब्द क्यों बना? क्योंकि यह एक अर्थ देता है। ये जो पिक्चर दी गई है इसका एक नाम है। ऐसे दिया है अदरक और सड़क। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। जो शब्द है उनको हम 3 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। किन किन आधार पर बांट सकते हैं? एक तो रचना के अनुसार बांट सकते हैं, दूसरा हम बांट सकते हैं उत्पत्ति या फिर स्रोत के अनुसार, अर्थ के अनुसार हम इनको बांट सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम रचना के या फिर बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। बनावट के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बात करते हैं मूल शब्द की। मूल शब्द किसको कहा जाता है? ट्रेडिशनल वर्ड। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो। मतलब एक मूल होता है जड़, मतलब जो मूल शब्द होता है वो अपने में पूर्ण होते हैं और किसी दूसरे शब्दों के योग से ये नहीं बनते हैं। इस प्रकार के शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं और अगर हम इन शब्दों को तोड़ें तो वो जो हमारे सामने खंड आएंगे उनसे कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। मूल शब्दों को रूढ़ शब्द भी कहते हैं, जैसे गाड़ी, सोना, छोटा, बल और पुस्तक। बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द में अन्य शब्द व शब्दांश लगाने से बनते हैं। मतलब कौन से? मूल शब्द में या तो हम कोई कुछ उसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा देंगे या फिर कोई दूसरा शब्द हम उसमें लगा देंगे, तो उनके योग से जो एक शब्द बनता है उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सेनापति, तो सेनापति में 2 शब्द का यूज़ किया गया है, सेना प्लस पति, तो दोनों ही शब्द का यूज़ किया गया है। नीलकंठ में भी 2 शब्दों का यूज़ किया गया है, नील जमा कंठ। पुस्तकालय में भी 2 शब्दों का यूज़ किया गया है, पुस्तक जमा आलय। अपमान में भी उसी प्रकार 2 शब्दों का यूज़ किया गया है। अपमान में अप जमा मान, मतलब उपसर्ग और शब्द का यूज़ किया गया है। सुंदरता में सुंदर जमता शब्द और प्रत्यय का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार नियमित में नियम तथा इत प्रत्यय का यूज़ किया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यौगिक शब्दों में प्रयुक्त शब्दों शब्दांशों को
शब्दांशों को अलग अलग किया जा सकता है। मतलब जो यौगिक होते हैं, हम उनके जो शब्द हैं या फिर उनसे जो मिलकर बने शब्दांश हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। हिंदी में कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं। मतलब ये तो हिंदी भाषा के शब्दों के योग से बने हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दूसरी भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं। ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे जिलाधीश, टिकट घर, फोटो प्रति और रेलगाड़ी, सिनेमा घर। तो इनमें जो यूज़ किए गए हैं, आधे शब्द तो हिंदी के यूज़ किए गए हैं और आधे शब्द इसमें, मतलब कुछ वर्ड जो अगर इसको हम डिवाइड करें, यौगिक करें, इसका मतलब अलग अलग करके इसको लिखें। जैसे टिकट घर है तो टिकट जो है वो इंग्लिश का है और घर जो है वो हिंदी का है। उसी प्रकार फोटो प्रति दी हुई है, फोटो में इंग्लिश का वर्ड फोटो है और प्रति जो है वो हिंदी का शब्द है। तो इसमें जो योग किया गया है वो दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी यूज़ किया गया है। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, पीताम्बर, लंबोदर। मतलब ये यौगिक होते हुए भी एक ही अर्थ देते हैं, एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, एक ही अर्थ देते हैं, उनको योगारूढ़ शब्द बोला जाता है। जलज, पीताम्बर और लंबोदर इसके उदाहरण हैं। उपयुक्त उदाहरणों में जलज शब्द का अर्थ है जल से उत्पन्न। जलज शब्द का क्या अर्थ होता है? जो जल से उत्पन्न होता है, मतलब जलज। किंतु जल से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को जलज नहीं कहा जा सकता है। जल में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, तो हर चीज को जलज हम नहीं कह सकते हैं। यह शब्द केवल कमल के अर्थ में ही रूढ़ है। मतलब ये जो शब्द है केवल कमल का ही अर्थ देता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं देता है। उसी प्रकार सेवार, घोगा आदि भी जल से उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम उनको जलज नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार पीतम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाला, मतलब जो पीला वस्त्र पहनता है। किंतु हर पीले वस्त्रधारी को पीताम्बर नहीं कहा जाता है, केवल श्री कृष्ण के अर्थ में ही यह शब्द रूढ़ होता है। पीला वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को जो पीला वस्त्र पहनता गया है उसको हम पीताम्बर नहीं कहते हैं। तो ये जो शब्द है ये केवल श्री कृष्ण या फिर विष्णु जी के लिए ही यूज किया जाता है। बात करते हैं लंबोदर की। शब्द का अर्थ है लंबे पेट वाला, किंतु यह शब्द गणेश के ही अर्थ में रूढ़ हो गया है। लंबोदर मतलब गणेश जी को कहा जाता है, क्योंकि लंबोदर मतलब लंबा है, उदार, जिसका पेट लंबा होता है उसको लंबोदर, मतलब गणेश जी को लंबोदर बोला जाता है। अन्य लंबे पेट वालों को हम लंबोदर नहीं कह सकते हैं। केवल ये जो शब्द है ये गणेश जी के लिए ही यूज किया जाता है। उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के या फिर स्रोत के अनुसार शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तत्सम शब्द, उन संस्कृत शब्दों को जो हिंदी में अपने मूल रूप में भी प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वायु, विद्या, मयूर आदि। मतलब वह शब्द जिनको हम, जो संस्कृत के शब्द हैं और उनको हिंदी में भी हम वैसा ही यूज़ करते हैं जैसे वे हैं, उनके मूल रूप में ही हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु है, विद्या है, मयूर है। बात करते हैं तद्भव शब्द की। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने हैं, मतलब हिंदी के शब्द लेके हैं तो मूल तो वो संस्कृत के हैं, लेकिन हम उनको बिगाड़ करके हिंदी में यूज़ करते हैं, तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज है, सूरज सूर्य का बिगड़ा हुआ रूप है, हिंदी में इसको सूरज कहा जाता है। वैसे ही अग्नि, आग, सांप, सर्प से, और ये संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने हैं। बात करते हैं देशज शब्द की। जो शब्द न तो संस्कृत भाषा से और न ही किसी अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, परंतु जो हिंदी में आवश्यकता अनुसार बना दिए गए हैं। ये शब्द हिंदी की आवश्यकता अनुसार बना दिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द ना तो हिंदी भाषा से या संस्कृत भाषा से और ना ही किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन जैसे इनकी मतलब आवश्यकता के अनुसार इनको बना दिया गया है, इसलिए इनको देशज शब्द कहते हैं। कौन कौन से हैं? पेटी, पगड़ी, गाड़ी, लड़का, थैली, खिड़की आदि। विदेशी शब्द।
हिंदी में बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रचलित हो गए हैं। हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम इंग्लिश के या फिर दूसरी लैंग्वेज के यूज़ करते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे साइकिल, रेडियो, स्टेशन, बाल्टी, तारीख, फ़कीर, किताब, गुलाब आदि। ये दूसरी लैंग्वेज के शब्द हैं, इसलिए इनको विदेशी शब्द बोला जाता है। अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? रोटी एग्जाम्पल है सार्थक शब्द के, रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको निरर्थक कहा जाता है। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा, इनमें वोटी, पानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। विशेष, निरर्थक शब्दों का व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। जो निरर्थक शब्द हैं उन पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है, केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। रूपांतरण के आधार पर जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के कारण परिवर्तित होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप, लिंग या फिर वचन या कारक काल के कारण बदल जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ता कुत्ते में यूज़ कर सकते हैं, हम उसको कुत्तों में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी मैं है, मैं को मैं में, मुझे और मेरा में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा को अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो इनका रूप देखिए, इनका रूप बदल रहा है। इनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जो विकारी शब्द होते हैं उनमें तो परिवर्तन हो जाता है रूप, लिंग या फिर वचन के कारण, कारक आदि के कारण, लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना काल के कारण, ना कारक के कारण। वो जैसे हैं वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। कौन कौन से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अविकारी शब्द के? यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि ये सभी अविकारी शब्द हैं। इनके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक शब्द आते हैं। इन शब्दों को अवयव भी कहते हैं। इस प्रकार शब्दों के 8 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। पद किसको कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द पद कहलाने लगते हैं। मतलब शब्द अगर अकेला है तो शब्द होगा, लेकिन जैसे ही शब्द का यूज़ एक वाक्य में, सेंटेंस में किया जाता है तो उसको पद कहा जाता है। पद बन जाने पर शब्द स्वतंत्र नहीं रह जाता है, बल्कि उस पर व्याकरण का बंधन भी लग जाता है। शब्द तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे ही उसको वाक्य में यूज़ किया जाता है तो वह पद बन जाता है, और जो पद होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ होता है। इस बंधन में शब्द अकेला भी रहता है तथा उसके साथ दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। अकेला भी हो सकता है और दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। पदबंध किसको कहा जाता है? व्याकरण के बंधनों से युक्त अकेला शब्द, व्याकरण के बंधनों से युक्त अकेला शब्द अथवा अपने साथ जुड़े अन्य शब्द रहित जो शब्द गुच्छा होता है उसे पदबंध कहा जाता है। जैसे खिलाड़ी खेल रहा है, चारों खिलाड़ी खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में खिलाड़ी तथा चारों खिलाड़ी लड़के संज्ञा पदबंध है।
तो ये था क्लास 6 का हिंदी व्याकरण का लेसन 3, जिसमें आज हमने शब्द के बारे में बात की, शब्द पर विचार किया और इसके किस आधार पर इसको बांटा गया है, इसका वर्गीकरण हमने किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।